गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक कुमार सिंह और करियर वांट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा। ओके, हमारा आज का टॉपिक रहेगा लखनऊ पैक्ट। ओके, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में लगभग हम सभी जानते हैं कि यह 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता हमारे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और इससे लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आज हम लोग लखनऊ समझौता को पूरे विस्तृत तौर पे जानने का प्रयास करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक बात आप सभी को पता होगा, ये थोड़ा हम लोग इसके बैक में जाएंगे और इसके लिए जो पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी उस पे नजर डालेंगे। ओके, 1907 ईस्वी। ठीक, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सेशन होने वाला था। ठीक है, और उस समय तक उग्रवादी और नरमवादी दल में दोनों में बहुत ही मतभेद उत्पन्न हो चुका था। ठीक, यहाँ पे मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा नरम दल और गरम दल के विषय में। ठीक है, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है और इनके पीछे क्या क्या परिस्थितियां जिम्मेवार होती हैं, इन सभी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बस आप लोगों को मैं यहाँ पे इतना ही बताऊंगा कि जो नरम दल वाले थे वे संवैधानिक गतिविधियों में अधिक विश्वास करते थे। ठीक है, अर्थात ये लोग अंग्रेजों से कभी भी उग्र रूप में किसी भी प्रकार की मांग नहीं करते थे। ओके, ये जब भी किसी प्रकार की मांग करनी होती थी अंग्रेजों से तो ये एक पत्र लिख करके और उन लोगों को याद दिलाते थे कि सर आपने ऐसी बात कही थी और उसको आपने अभी तक पूरा नहीं किया। ओके, जबकि जो गरम दल था ये कभी भी संवैधानिक गतिविधियों में विश्वास नहीं करता था और संवैधानिक गतिविधियों को ये हमेशा भिक्षावृत्ति की नीति कहा करते थे। ठीक है, ये चाहते थे कि हमारे ही देश में कोई दूसरा आकर के हम पर ही शासन कर रहा है और हमें ही अपनी मांगों के लिए उसके पास चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, उसे पत्र लिख करके याद दिलाना पड़ रहा है कि भैया आप ऐसा कीजिए। तो ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफी है। यदि हमें किसी भी प्रकार की मांग करनी है तो हम पूरी सक्षमता के साथ से करेंगे। ठीक है, पूरी शक्ति के साथ करेंगे और उन लोगों से किसी भी प्रकार की दया की आशा नहीं करेंगे। ओके, तो यही मुख्य डिफरेंस था इन दोनों दल में। ओके, तो जब 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सेशन होने वाला था तो उस समय में जितने भी उग्रवादी दल के समर्थक थे अर्थात जो गरम दल के समर्थक थे वे बाल गंगाधर तिलक को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ओके, लेकिन जो नरम दल वाले थे वे लोग रासबिहारी घोष को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, ये जो नरम दल वाले थे ये अंग्रेजों की न्यायप्रियता में काफी ही हद तक विश्वास करते थे और ब्रिटिश शासन को एक ईश्वरीय वरदान के रूप में देखते थे। तो यही कारण था कि दोनों गुटों में यहाँ पे बहुत ही बड़ा मतभेद हो गया था और दोनों गुटों में मतभेद इतना बढ़ गया था कि अंत में चल करके और ये दोनों गुट कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक है, ये पहले कांग्रेस के ही पार्ट हुआ करते थे दोनों दल। ठीक है, यानी कांग्रेस ही एक दल था जिसमें नरम और गरम दल की उत्पत्ति हुई और जैसे ही 1907 ईस्वी में नरम दल वालों ने गरम दल वालों की बात नहीं मानी, यहां गरम दल वाले इनसे नाराज हो गए और उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग होने का निर्णय लिया और अंततः वे कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक है, यानी कि 1907 ईस्वी में गरम दल वाले कांग्रेस से अलग हो गए।
इस घटना को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास में सबसे घिनौना और शर्मसार कर देने वाली घटना करार दिया है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही गरम दल वाले कांग्रेस से अलग हुए, जो हमारा मतलब कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा थी वह धूमिल हो गई और कांग्रेस की मांगों में जो शक्ति थी वह भी कमजोर पड़ गई। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे ही गरम दल वाले अलग हो गए नरम दल वालों से, कांग्रेस की जो शक्ति थी वह पहले से कमजोर हो गई और जो नरम दल वाले गरम दल वालों की महत्व को समझ रहे थे, वे लोग बाल गंगाधर तिलक से कई बार विनती की कि आप आ करके पुनः कांग्रेस को ज्वाइन कीजिए और अपने नेतृत्व में इसे आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ओके, मगर बाल गंगाधर तिलक भी बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जो कि एक मतलब हुलचुल रवैया को नहीं अपनाते थे। ये बहुत ही दृढ़ विचारधारा वाले व्यक्ति थे। अभी ये कांग्रेस को ज्वाइन करने की सोच ही रहे थे, तभी 1908 ईस्वी में इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। ओके, इसके पीछे के भी इतिहास को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मगर यहां पे नहीं, इसे हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ओके, तो यहां पे इन्हें गिरफ्तार किया गया था 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, और उन्हें मांडले जेल में भेज दिया गया था। ओके दोस्तों, इसके पीछे भी एक इतिहास है कि जब वे मांडले जेल में थे 6 वर्षों के लिए, वहीं पे ये 2 पुस्तकों की रचना किया था। पहला था, एक था गीता रहस्य और दूसरा था आर्किटिक होम ऑफ द वेदास। ठीक है, और उसी क्रम में इन्होंने जो हमारा कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है, उसे इन्होंने आर्यों का निवास, तो उन सभी बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इनके लिए जो स्पेशल वीडियो लाएंगे हम लोग बाल गंगाधर तिलक के विषय में, तो उसमें जानेंगे, मगर यहाँ पे थोड़ा संक्षिप्त में ही चर्चा करेंगे हम। तो वे 1908 ईस्वी से 6 वर्षों के लिए मांडले जेल भेज दिए गए और 1914 ईस्वी में इनकी पुनः रिहाई होती है। ठीक है, 1914 ईस्वी। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। जब ये 1914 ईस्वी में रिहा होकर के भारत वापस आए, तो एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस के महत्व को समझ रही थी, वे चाहती थी कि यदि गरम दल वाले यदि आकर के पुनः कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, उनका समर्थन वालों को प्राप्त हो जाता है, तो कांग्रेस अपनी मजबूत अवस्था में आ जाएगी और इनकी मांगों को ब्रिटिश सरकार खारिज नहीं कर पाएगी। ओके, और साथ ही साथ एनी बेसेंट का एक और मानना था कि यदि बाल गंगाधर तिलक आकर के कांग्रेस में मिल जाते हैं, तो भारत में जो उग्र गतिविधियां हो रही है उस पर भी लगाम लग जाएगा और जितने भी जान माल की क्षति हो रही है भारत में, उन सब से जनता वंचित हो जाएगी। ठीक है, यानी उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो इतना आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, यहां पे एनी बेसेंट के भी पहले गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नरम दल के नेता माने जाते थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गरम दल वालों को बार बार निमंत्रण भेजा था कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए। ओके, लेकिन फिरोज शाह मेहता इसके खिलाफ थे। फिरोज शाह मेहता नहीं चाहते थे कि गरम दल वाले कांग्रेस को ज्वाइन करें, क्योंकि वे जानते थे कि जैसे ही गरम दल वाले कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस की प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी, लोग इसे एक उग्रवादी संगठन मानने लगेंगे। ठीक है, और गरम दल वाले थोड़ा बोलने में बहुत ही ज्यादा उग्र होते थे, जिसके कारण ये किसी भी सभा सम्मेलन में उनकी जो
आवाज होती थी उसको एक हस्तक्षेप के तौर पे महसूस करते थे। तो इन्होंने बार बार गोपाल कृष्ण गोखले को, गरम दल वालों को कांग्रेस में शामिल करने से मना किया और उन्हें यह भी मना किया कि आप कभी भी उन्हें इस बात के लिए निमंत्रण न दे। ओके, मगर गोपाल कृष्ण गोखले हमेशा ही उनको निमंत्रण देते रहे। 1915 ईस्वी में इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। 1915 ईस्वी में इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। ओके, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो एनी बेसेंट के हाथों में आ जाता है। और एनी बेसेंट हमेशा से ही कांग्रेस के दोनों गुटों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही नेतृत्व संभाला कांग्रेस का, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक से विनती किया और उन्होंने कहा कि आप आ करके कांग्रेस को ज्वाइन करिए और कांग्रेस को एक नई रफ्तार, एक नई गति, एक ओके। बाल गंगाधर तिलक इनकी बातों को मान लेते हैं और वे नरम दल वालों के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो हम लोगों ने देखा कि गरम दल वाले किस प्रकार से नरम दल वालों के प्रति आकर्षित होते हैं और कांग्रेस में शामिल होने के लिए किस प्रकार तत्पर होते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे मुस्लिम लीग के विषय में। ठीक है, मुस्लिम लीग के विषय में सॉरी, चलिए देखिए, मुस्लिम लीग जो था इसकी स्थापना ही कांग्रेस की नीतियों का विरोध करने के लिए और मुसलमानों के वर्गीय हित को ध्यान में रखते हुए किया गया था। मगर जैसे जैसे मुस्लिम लीगों ने आगे का सफर तय किया, इसमें इन्हें महसूस होने लगा कि हमारी जो लीग है और उसकी जो स्थापना किया गया है, इसके पीछे अंग्रेजों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्वार्थ छिपा हुआ है। क्योंकि यदि आप लोगों ने मुस्लिम लीग का इतिहास पढ़ा होगा और यदि नहीं पढ़ा होगा तो मैं इस पर स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा, तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ हित में ही किया था। ठीक है, उस समय जो लॉर्ड मिंटो हुआ करता था, भारत का वायसराय, ठीक है, तो उसी के नेतृत्व में इस लीग का गठन करवाया गया था। तो अंग्रेजों की इस नीति को लगभग मुस्लिम लीग के सदस्य अब समझने लगे थे और कुछ ऐसे भी घटनाएं थी जिन्होंने मुस्लिम लीग की आंखें खोल दी थी, जैसे कि योग्य नेताओं का आविर्भाव, योग्य नेताओं का आविर्भाव। ठीक है, जब मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था उस समय मुस्लिम लीग की अध्यक्षता आप लोगों को पता होगा वकारुल मुल्क ने किया था। ठीक है, और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खान ने किया था। ओके दोस्तों, और जो ये मुस्लिम लीग था इसकी स्थापना जो था वह ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। ठीक है, और ये जो तीनों व्यक्ति थे ये रूढ़िवादी व्यक्ति थे, अर्थात यह कि यह हमेशा से ही धार्मिक विचारधारा को अधिक मान्यता देते थे और आधुनिक युग में क्या हो रहा है, अंग्रेज हमारे साथ क्या कूटनीति कर रहे हैं, इसमें ये लोग बहुत ही कम ध्यान देते थे। और सैयद अहमद खां द्वारा जो अलीगढ़ आंदोलन चलाया जा रहा था उससे भी ये लोग बहुत ही अधिक प्रभावित थे। साथ ही सैयद अहमद खां एक बरेलवी था जिसके नेतृत्व में जो वहाबी आंदोलन चलाया जा रहा था उससे भी ये लोग काफी अधिक प्रभावित थे, जिसके कारण इन लोगों में यह अंधविश्वास पनप गया था कि कांग्रेस द्वारा जो भी नीति का प्रतिपादन किया जाएगा, कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार से जो भी मांगे की जाएगी वह अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। ठीक है, जिसके कारण इन लोगों ने अंग्रेजों के बहकावे में आकर के और एक सांप्रदायिक लीग अर्थात मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। मगर जैसे ही इसमें योग्य नेताओं जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना आदि का प्रवेश हुआ,
उन लोगों ने अंग्रेजों की उस कूटनीति को भांप लिया, और जैसे ही उन्होंने भांपा, यह कोशिश किया कि मुस्लिम लीग को अब एक सांप्रदायिक लीग न रख करके इसको एक राष्ट्रवादी लीग बनाना चाहिए, और यह तभी संभव है जब हम लोग कांग्रेस के साथ समझौता करें, तभी हमारी आवाज सुदृढ़ हो पाएगी और हम लोग अपने मुसलमानों के हित के साथ साथ पूरे भारतीयों के हित के विषय में सोच पाएंगे। ओके, इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मुस्लिम देशों के खिलाफ अंग्रेजों की नीति, ओके। यहां पे देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से पहले मुस्लिम लीग का मानना था कि अंग्रेज मुसलमानों के विषय में बहुत ही अच्छा सोचते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या था? क्योंकि 1906 ईस्वी में इनकी बहुत ही अधिक प्रशंसा की गई थी, और इनकी मतलब प्रशंसा करके मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गई थी। इसके साथ साथ बंगाल का विभाजन भी कराया गया था। तो इन लोगों में एक अंधविश्वास पनप गया था कि अंग्रेज मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं सोचते हैं, मतलब यह है कि जो भी सोचते हैं अच्छा सोचते हैं। इनकी लड़ाई जो है भारतीय हिंदुओं के साथ में है। यहां तक कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमान और अंग्रेजों के संबंध को सुदृढ़ करने के लिए अनेक प्रकार की रचनाएं भी की थी, और उस समय एक पत्रिका चल रहा था पायोनियर, ठीक है, उसमें हमेशा लेख प्रकाशित करते थे जिसमें अंग्रेज और मुसलमानों की एकता पे जोर देते थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसमें यह देखा कि अंग्रेजों की जो नीति है मुस्लिम देशों के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि जो टर्की था उस समय का बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण स्टेट था मुसलमानों के लिए, क्योंकि वहां का खलीफा ही पूरे इस्लामिक जगत के मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक प्रधान होता था। साथ ही अरब कंट्री था, यानी जितने भी मुस्लिम राष्ट्र थे जो कि हमारे एशिया और अफ्रीका में पड़ते हैं, उन सब पर अंग्रेजों ने बहुत ही कूटनीति का सहारा लिया और उनके खिलाफ अनेक युद्ध भी छेड़ दिए थे, जिससे हमारे देश के मुसलमान काफी नाराज हुए और उन लोगों ने अंग्रेजों की जो दुश्मन संस्था थी, ठीक है, यानी इनके शब्दों में तो इन्होंने समझा कि अंग्रेजों की जो दुश्मन संस्था कार्यरत है भारत में, कांग्रेस, उसके साथ क्यों ना हम हाथ मिला लें, क्योंकि अंग्रेजों को कहीं ना कहीं इससे सबक मिलेगी। ओके, तो इस वजह से भी मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ समझौता के लिए तैयार हुआ। इसके बाद देखिए क्या था, इसके बाद था, यहां पे आगे लिख दे रहा हूं मिटा के, ठीक है दोस्तों। इसके बाद था थर्ड नंबर, मुस्लिम लीग के मुख्यालय का अलीगढ़ से लखनऊ स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखिए क्या होता है। पहले जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी तो उसका मुख्यालय अलीगढ़ में बनाया गया था, और अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां के विचारधारा से बहुत ही अधिक प्रभावित था। ठीक है, और आप लोग सर सैयद अहमद खां के विचारों से यदि थोड़ा सा भी
परिचित होंगे तो आप लोग यह पाएंगे कि सर सैयद अहमद खां शुरू में तो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, परंतु आगे चल के उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण वे हिंदू मुस्लिम एकता के विरोधी हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के साथ गठजोड़ स्थापित कर लिया। और वे मिस्टर बेक के भी प्रभाव से बहुत ही प्रभावित थे, ठीक है, जिनके प्रभाव में आकर ही उन्होंने अंग्रेजी और मुस्लिम एकता पर कदम आगे बढ़ाया। ठीक है, मिस्टर बेक वही है जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रथम प्रिंसिपल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं के विचारधारा से प्रभावित होकर के इन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम, इसका नाम लिख दे रहा हूं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ठीक है, यानी मिस्टर बेक के ही प्रभाव से यानी उन्हीं के विचारधारा से प्रभावित होकर के सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की नींव रखी थी अलीगढ़ में, और यही स्कूल आगे चल करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, और इसी स्कूल के प्रथम प्रिंसिपल बनाए गए थे मिस्टर बेक। ओके, तो जब तक मुस्लिम लीग का मुख्यालय अलीगढ़ में रहा, यह सर सैयद अहमद खां के ही प्रभावित रहा, यानी यह मुस्लिम लीग हमेशा ही मुस्लिम और अंग्रेजों की एकता पे कार्य करती रही। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1911 ईस्वी में, जैसे ही 1910 भी देता है कहीं, ठीक है, मगर जो इसका रियल 1911 ईस्वी, ठीक है, जैसे ही 1911 ईस्वी में मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ स्थानांतरित हुआ, इसके साथ ही इस पर से सर सैयद अहमद खां के विचारधारा का प्रभाव हट गया, और अब मुस्लिम लीग मुस्लिम इंग्लिश एकता की जगह मुस्लिम हिंदू एकता पर जोर देने लगे। ठीक है, तो यह भी एक फैक्ट बनकर सामने आया जो कि मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ समझौता का एक महत्वपूर्ण कारण बना। ओके, इसके बाद देखिए हमारा अगला कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला कारण है 1913 ईस्वी का मुस्लिम लीग का प्रस्ताव। मुस्लिम लीग का प्रस्ताव, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे देखिए क्या होता है, 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का सेशन बंबई में हुआ था, लेकिन एक ही स्थान पर नहीं हुआ था, अलग अलग हुआ था, लेकिन बंबई में ही हुआ था। तो उस समय 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह कहा गया था कि हमारी मुस्लिम लीग जो संस्था है यह अंग्रेजों के विचारधारा से काफी अधिक प्रभावित है और इसे हमें कम करना होगा और हमें अपने ही देश के संगठन अर्थात कांग्रेस के साथ मिलकर के कार्य करना होगा और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए एकजुट लड़ाई छेड़नी होगी। ठीक है, और इसी उद्देश्य से मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ समझौता के लिए तैयार है। ठीक है, और एक हमारा अंतिम फैक्ट है, अंतिम कॉजेज है जो कि लखनऊ समझौता में कारगर सिद्ध होती है। अगला फैक्ट यह है कि अली बंधु का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अली बंधु, जिसमें से पहला नाम आता है मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, और दूसरा नाम आता है शौकत अली। ठीक है, शौकत अली। ओके दोस्तों, इसके अलावा एक नाम याद रखिए आप लोग, हसरत अली, हसरत अली, और एक नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां पे क्या होता है, मोहम्मद अली जिसके अंतर्गत मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम आता है, इसके अलावा एक और व्यक्ति थे हसरत अली और एक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ओके,
ये चारों व्यक्ति मुस्लिम लीग के बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर माने जाते थे। ओके, यहाँ पे मौलाना मोहम्मद अली द्वारा कामरेज नामक पत्रिका संपादित की जाती थी और मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल पत्रिका संपादित की जाती थी। और ये दोनों ही जो पत्रिकाएं थी यह अंग्रेजों के खिलाफ दुष्प्रचार करती थी। ठीक है, यानी हमारे भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न करती थी। ऐसे तो यह कार्य बहुत अच्छी करते रही थी, मगर यह अंग्रेजों के लिए बहुत ही खराब थी। इसी कारण से अंग्रेजों ने इन चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और एक अज्ञात स्थान पे निर्वासित कर दिया। अब बताइए कि मुस्लिम लीग के जो 4 प्रमुख लीडर थे और उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है और वो भी अज्ञात स्थान पर निर्वासित कर दिया जाता है, भला यह मुसलमान जनता को कैसे बर्दाश्त होगा। अतः मुसलमानों ने यह तय किया कि अंग्रेज अब हमारे मित्र नहीं रहे हैं, ये हमारे बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा दुश्मन हो चुके हैं। अब इनके खिलाफ हमें भी रणनीति बनानी होगी और इसी उद्देश्य से इन लोगों ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना तय कर लिया। ओके, तो इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा कि अंततः 1916 ईस्वी तक नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग ओके, इसके जो नेतृत्व करता थे उनका भी नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोष्ठ में, ध्यान दीजिएगा। नरम दल का एनी बेसेंट, गरम दल का बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ओके फ्रेंड्स, और मुस्लिम लीग का नेतृत्व उस समय मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। ओके, यहां पे देखिए क्या होता है। इसके पीछे जिन पृष्ठभूमियों को हम लोगों ने देखा उन्हीं के आधार पे ये तीनों गुट आपस में समझौता के लिए तैयार हो गए। ओके, और अंततः 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ। यही लखनऊ समझौता है जिसमें तीनों दल एकत्रित हुए। ठीक है, और तीनों दलों ने आपस में समझौता कर अपने आप को एकजुट कर लिया। ओके, जिसके कारण इस समझौते का महत्व काफी अधिक बढ़ गया, क्योंकि जो मुस्लिम लीग और गरम दल वर्षों से अलग रहा था कांग्रेस से, वो अब पुनः एकजुट हो गया। और यह हमारे लिए, हमारे कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, क्योंकि यहां से कांग्रेस को एक बहुत ही अधिक मजबूती प्रदान होती है। यही वजह है कि सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को भारतीय राष्ट्रीय एकजुटता का अग्रदूत करार दिया है। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय एकता का अग्रदूत करार दिया है। और एनी बेसेंट ने भी इस समझौते को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित किया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर इस लखनऊ समझौते में कौन कौन से डिसीजन लिए गए जिसके कारण यह लखनऊ समझौता हमारे इतिहास में इतना महत्वपूर्ण है। ओके, क्योंकि जो ये तीनों दल आपस में समझौता किए थे और अपने आप को एकजुट किया था इन तीनों ने,
तो आखिर कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी जिसके कारण ये तीनों दल उस पर सहमत हुए थे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप लोग एक और पॉइंट को लिख लेंगे, ठीक है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए और बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं वो। ठीक है, उसे मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं। ये जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो था वह अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया था। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, यह बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी का, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। ओके, तो अब हम लोगों को ऐसी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उन सारे तथ्यों को जिसके आधार पे तीनों दलों ने सहमति प्रदान किया था। ओके, इसमें पहला फैक्ट देखिए क्या है। इसमें कहा गया था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में या विधानसभाओं के 80% सदस्य निर्वाचित होंगे और 20% सदस्य मनोनीत होंगे। ओके दोस्तों, यहां पे ये जितने भी फैक्ट्स मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसे आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि यदि आप पीसीएस के स्टूडेंट है तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह वन लाइनर नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि यदि उसमें कथन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें यही सारे कथन होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य या कौन सी शर्त लखनऊ समझौते से संबंधित है। ठीक है, और यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं तो आप लोगों को यह अवश्य ही पता होगा कि यह भी जो फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है यह भी प्रीवियस ईयर का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो समझाने वाली कोई बात ही नहीं है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में 80% सदस्य निर्वाचित होंगे और 20% सदस्य मनोनीत हुए। अर्थात यह कि जो उस समय का केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा था हमारे भारत में, उसमें जो भी सदस्य यानी प्रतिनिधि जाते थे हमारे बीच से, तो उनमें से जो 80% सदस्य थे उनका निर्वाचन किया जाना तय हुआ। अर्थात वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुन कर जाएंगे। ठीक है, और उसमें से जो 20% सदस्य थे वे मनोनीत किए जाएंगे। अर्थात यह कि उनकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के हाथों में होगी। ठीक है, इसके बाद अगला तथ्य है इसमें का कि केंद्रीय विधानसभाओं की सदस्य संख्या, केंद्रीय विधानसभाओं की सदस्य संख्या 150 यानी 150 मुख्य प्रांतों के विधानसभाओं की सदस्य संख्या कम से कम 125 तथा अन्य प्रांतों के विधानसभाओं की सदस्य संख्या
50 से 75 या 75 होनी चाहिए। ओके, इससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें अगला यानी तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे। इसका तीसरा शर्त था कि विधानसभाओं के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। ओके, और मताधिकार को यथासंभव विस्तृत किया जाएगा। ओके, यहां पे देखिए, जो मैंने पहले पॉइंट में लिखाया था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा के 80% सदस्य जनता नहीं था, सिर्फ बोले थे निर्वाचित किया जाएगा। तो यहाँ पे तीसरे पॉइंट में निर्वाचन का यहाँ पे पूरा अर्थ समझाया गया, और इसमें कहा गया कि जो वह निर्वाचन, ठीक है, यानी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आधार पे ही सही, वे जो निर्वाचन होगा वो जनता के द्वारा होगा। ठीक है, और मताधिकार जो है उसे यथासंभव विस्तृत किया जाएगा। ठीक है, और मताधिकार को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट में देखिए क्या था। देखिए, 1916 ईस्वी के पहले मुस्लिम लीग ने जब जब अपने लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी, कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ठीक, और दोनों के बीच मतभेद की यह एक सबसे बड़ी कड़ी थी। यानी जब 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आया था, जिसमें मुसलमानों के लिए अंग्रेजों ने एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था किया था। ठीक है, तो उससे कांग्रेस बहुत ही ज्यादा नाराज थी। कांग्रेस यह नहीं चाहती थी कि हम सभी भारतीयों में संप्रदाय के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे फूट पड़े। वे चाहती थी कि हम हिंदू हो या मुसलमान, हमें एकता कायम रहनी चाहिए, और हम सबों के लिए जो निर्वाचन व्यवस्था है वह एक समान होनी चाहिए। यदि उसमें कोई छेड़छाड़ किया जाएगा तो यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा या घातक सिद्ध होगा। ठीक, और इसी वजह से कांग्रेस हमेशा से ही मुस्लिम लीग से नाराज रही। मगर मुस्लिम लीग यहां कांग्रेस से हाथ मिलाना तो तय किया, मगर इस समझौते को छोड़ना कभी भी उचित नहीं समझा, और यदि सहमति भी दर्ज की तो इसी शर्त पे कि आप हमारे पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग को स्वीकार कर लें। ओके, हालांकि यह बहुत बड़ी भूल सिद्ध होती है कांग्रेस की, जिसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने यहाँ पे कहा भी है कि जो लखनऊ समझौता था यह कोई समझौता नहीं था, बल्कि कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने की नीति का एक प्रारंभ था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग गौर फरमाएंगे और ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग को तो स्वीकार करती है, मगर उसमें भी कुछ कंडीशन को अप्लाई करती है। तो आइए देखते हैं क्या था वह कंडीशन। कांग्रेस द्वारा यह कहा गया कि भारतीय मुसलमानों के लिए
पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, यानी इसमें था कि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ठीक है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों के विधानसभाओं में उनकी संख्या भिन्न भिन्न निर्धारित की गई जो निम्न है। यहाँ पे देखिए, जैसे केंद्रीय विधानसभा में 1/3, ठीक है, यानी 1/3 जो सदस्य होंगे वो मुसलमान प्रतिनिधि होंगे, ठीक। इसके बाद मुंबई में भी, यानी बम्बई उस समय का, बम्बई में भी 1/3, ओके। पंजाब में 50%। उसके बाद उत्तर प्रदेश जिसे उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, इसमें 30%, ओके। बिहार में 25%, बंगाल में 40%। इसके साथ मध्य प्रदेश और मद्रास में, ठीक है, इन दोनों में 15% निर्धारित की गई, ओके। तो इसे आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, इसे नोट करते रहिए आप लोग। इसके बाद अगले पॉइंट को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला पॉइंट कहता है कि केंद्रीय सरकार का शासन गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद की सहायता से करे, कार्यकारिणी परिषद की सहायता से करे, जिसके कम से कम आधे सदस्य, जिसके आधे सदस्य भारतीय, जिसके आधे सदस्य भारतीय हो, ओके। चलिए, इसे तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, इसे मिटा देता हूं मैं। चलिए अगले पॉइंट पे ध्यान देते हैं। हमारा अगला पॉइंट कहता है प्रांतीय सरकार का शासन गवर्नर परिषद की
सहायता से करे, सहायता से करे, जिसके कम से कम आधे सदस्य भारतीय हो। ठीक है, यहां पे आप लोगों को ये दोनों पॉइंट लगभग सेम ही नजर आ रहे होंगे, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें बहुत ही अंतर है। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे कह रहा है केंद्रीय सरकार का शासन, जबकि यहां पे कह रहा है प्रांतीय सरकार का शासन। ओके, और इसमें कह रहा है गवर्नर जनरल, जबकि इसमें कह रहा है गवर्नर। यानी केंद्रीय सरकार का शासन गवर्नर जनरल संभालेगा, जबकि प्रांतीय सरकार का शासन गवर्नर संभालेगा, और वह भी किसकी मदद से? तो केंद्रीय सरकार के लिए भी कार्यकारिणी परिषद की सहायता लेना अनिवार्य किया गया है, और प्रांतीय सरकार का शासन संभालने के लिए गवर्नर को कार्यकारिणी परिषद की सहायता लेना अनिवार्य किया गया है, जिसमें यह कंडीशन लगाया गया है कि केंद्रीय सरकार के शासन को संभालने के लिए गवर्नर जनरल को जो कार्यकारिणी परिषद की सहायता लेनी होगी उसके आधे सदस्य को भारतीय रखना होगा, जबकि प्रांतीय सरकार के लिए इन संख्या में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, और उसमें यह बात कहा गया है कम से कम आधा सदस्य भारतीय हो, यानी पूरा का पूरा सदस्य भी भारतीय हो सकता है। ठीक है, तो इसे नोट करिए आप लोग। इसके बाद अगले पॉइंट को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला पॉइंट कहता है, यह मुसलमानों के ही पक्ष में है। ठीक है, इसमें कहता है कि मुसलमानों को, ठीक है, मुसलमानों को किसी भी विधेयक को निषिद्ध करने का अधिकार प्रदान किया जाए, निषिद्ध करने का अधिकार प्रदान किया जाए। यदि मुसलमानों का या मुसलमानों के 3/4 सदस्य, 3/4 सदस्य किसी विधेयक के विरुद्ध हो, किसी विधेयक के विरुद्ध हो, तो उस पर संसद में या विधानसभा में चर्चा नहीं किया जाए, चर्चा नहीं किया जाए। अर्थात मुसलमानों ने यहाँ पे मांग किया था कि हम सभी मुसलमानों को अपेक्षित नहीं किया जाए, और मुसलमानों को यह अधिकार प्रदान किया जाए कि यदि हम मुसलमानों में से 3/4 सदस्यों का यदि मत किसी विधेयक के विरुद्ध हो तो उस पर विधानसभा में चर्चा ही नहीं किया जाए। ओके, इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को देखेंगे। पहले आप लोग इसे फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहां पे इस समझौते की 8वां और सबसे अंतिम पॉइंट है कि भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाए और भारत सरकार के साथ
उसका वही संबंध हो, उसका वही संबंध हो जो कि एक औपनिवेशिक मंत्री का औपनिवेशिक सरकारों के साथ होता है, ठीक है, या सरकार के साथ होता है। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें हमारा अंतिम पॉइंट है कि भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया जाए और भारत सरकार के साथ उसका वही संबंध हो जो कि एक औपनिवेशिक मंत्री का औपनिवेशिक सरकार के साथ होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह देखेंगे कि इस लखनऊ समझौते का क्या प्रभाव पड़ा। ओके, ठीक है दोस्तों, यहां पे हम लोग हेडिंग डालेंगे इम्पैक्ट ऑफ लखनऊ एक्ट 1916। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले पॉइंट को। ठीक दोस्तों, हम लोगों ने लखनऊ समझौते से संबंधित लगभग सभी तथ्य को देखा और लखनऊ समझौते से पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या रही उसे भी देखने का प्रयास किया। तो लगभग इससे संबंधित जितने सारे सवाल आते हैं वे आपके मस्तिष्क में अवश्य पहुंच गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लखनऊ समझौते से पूर्व मुस्लिम लीग का हमारे देश में कोई व्यापक अस्तित्व नहीं था। ओके, हमारे देश की जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी वह कांग्रेस थी, क्योंकि वही पूरे भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव को कायम किए हुई थी। ठीक, लेकिन जैसे ही लखनऊ समझौता हुआ और उसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को अपना समर्थन दिया, उसके साथ ही मुस्लिम लीग की जो प्रभाव थी उसमें वृद्धि आ गई। ठीक, यानी यह कि मुस्लिम लीग का महत्व बढ़ गया। ठीक, यानी पहले की अपेक्षा मुस्लिम लीग के मान सम्मान में वृद्धि आई। ठीक, क्योंकि इसके पहले मुस्लिम लीग केवल और केवल एक सांप्रदायिक संस्था के रूप में जानी जाती थी और हमारे भारतीय लोग यह समझते थे कि यह अंग्रेजों के दिमाग की एक उपज मात्र है, ये कभी भी भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है और न ही इसे एक संस्था का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और इसमें केवल और केवल कूटनीतिक लोग ही शामिल है। लेकिन जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना का अस्तित्व हुआ इस संगठन में और उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, मुस्लिम लीग के मान सम्मान में वृद्धि हुई। और इसके बाद देखिए, जैसे ही कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की जिन मांगों को पहले से नजरअंदाज करती आ रही थी, अर्थात जो उनकी पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग थी, उसे कांग्रेस ने हमेशा स्वीकार किया था, परंतु जैसे ही उसने मुस्लिम लीग के उन मांगों को यहां पे स्वीकार कर लिया, वैसे ही मुस्लिम लीग की जो सांप्रदायिक नीति थी उसमें और ही अधिक वृद्धि हो गई। ठीक, अब मुस्लिम लीग समझने लगे कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं हमारी बातों को मानने के लिए विवश होती है। ठीक, और वे लोग अपने और ही अधिक सांप्रदायिक मांगों के साथ खड़े हो जाते हैं आगे चलकर, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। परंतु यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे कि सांप्रदायिक नीतियों का उत्थान, ठीक, यानी सांप्रदायिक नीतियों में वृद्धि होने लगती है आगे चल के। और कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया यही तथ्य है, यानी यदि यहाँ पे कांग्रेस पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग को स्वीकार न करते तो शायद आगे चल के पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश की उत्पत्ति भी न होती। ठीक है, कांग्रेस ने ही यहाँ पे मुस्लिम लीग की इस नीति को स्वीकार करके यह सिद्ध कर दिया कि आगे चल करके हमारे भारत का
द्विराष्ट्र विभाजन होगा। ठीक है, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत का यहाँ पे प्रतिपादन भी हो जाता है। जैसे ही कांग्रेस उसकी पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग को स्वीकार करती है, मुसलमानों में अपने हित के प्रति मांगे और अधिक विस्तृत होते चले जाते हैं और अधिक व्यापक तौर पे वे अपने मांगों को मनवाने के लिए कांग्रेस को विवश करने लगते हैं। और यही कारण है कि हम लोग आगे देखेंगे कि 1918 ईस्वी में कैसे पुनः मुस्लिम लीग, गरम दल और नरम दल तीनों एक एक करके एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और था कि कांग्रेस के प्रभाव में कमी, क्योंकि यहाँ पे अनेक इतिहासकार आकर के और कांग्रेस की आलोचना भी करते हैं। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, जो कि एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने इस समझौते पर कहा है कि लखनऊ समझौता कोई समझौता नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की नीतियों को संतुष्ट करने की एक प्रारंभ है। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोगों ने लखनऊ समझौते से संबंधित लगभग जितने भी तथ्य हैं उसको समझने का प्रयास किया। ठीक है, और सारे तथ्यों को एकत्रित करने का प्रयास किया। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को इससे संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, और यदि आप लोगों के समक्ष इससे संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप लोग कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताएं कि सर ये परेशानी है, उसे सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ओके, तो आज के वीडियो में इसके साथ ही आप लोग से एक विनती रहेगी मेरी कि आप लोगों में से जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वे कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे जुड़ी जो भी जानकारी है वे सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसके लिए आप लोगों को यह करना बहुत ही अनिवार्य है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।